नमस्कार मित्रों, आज से आप सभी के समक्ष एक नया सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इस क्लास को करने के पश्चात अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दीजिएगा। इस सीरीज़ का नाम है हमारा बूस्ट अप सीरीज, यानी कि थोड़ा सा बूस्ट अप करेगा, जो भी हमने पढ़ा है उसको बूस्ट अप करेगा। और इसके तहत हम एक रेंडमली टॉपिक उठाएंगे जो सबसे महत्वपूर्ण है और वहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो उसी के क्रम में आज हम जो टॉपिक यहाँ पर करने वाले हैं वो है हमारा राष्ट्रपति या फिर अंग्रेजी में प्रेसिडेंट। इस क्लास को करने के पश्चात एक भी प्रश्न इस टॉपिक से ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो पाए, ठीक है ना। तो चलिए आज हम इसकी चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति हमें पढ़ना कहाँ कहाँ होता है। तो यहाँ पर देखा जाए भारत में 3 अंग देखने को मिलती है शासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने हेतु। पहला कौन सी है? कार्यपालिका, दूसरी विधायिका और तीसरी न्यायपालिका, ठीक है ना। अब कार्यपालिका में देखें तो ये भी केंद्र और राज्य 2 स्तरों पर देखने को मिलता है ना। केंद्र और राज्य 2 स्तरों पर देखने को मिलता है, ठीक है ना, केंद्र और राज्य। अब केंद्र में कौन कौन से लोग इसके अंदर आते हैं? जैसे केंद्र में है ना, इसे सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो केंद्रीय जो कार्यपालिका है इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं, जबकि राज्य स्तर पर जो कार्यपालिका है इसके अंतर्गत राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। तो इन सभी टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, जिसके तहत आज पहला टॉपिक हमारा क्या है? राष्ट्रपति। अब यहाँ पर बात करें विधायिका की, तो विधायिका भी केंद्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर होती है। और केंद्रीय स्तर पर देखें जो विधायिका है, तो केंद्रीय स्तर पर जो विधायिका है इसे संसद कहा जाता है, और राज्य के स्तर पर जो विधायिका है उसे विधानमंडल कहा जाता है ना। केंद्र स्तर पर जो संसद है ना। अब इसके अंतर्गत क्या क्या है? इसके अंतर्गत भी 3 भाग, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो संसद के अंतर्गत एक लोकसभा हो गया, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। यानी कि कोई भी कानून जब भी बनता है तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद दूसरी सदन में, और फाइनल रूप से राष्ट्रपति के पास जाता है। जब तक वो हस्ताक्षर नहीं करते तब तक वह कानून का रूप नहीं लेता। ऐसे ही राज्य में देखें तो राज्य का जो विधानमंडल है इसके अंतर्गत भी विधानसभा और विधान परिषद देखने को मिलता है। लेकिन विधान परिषद की बात करें तो जितने भी हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्यों में विधान परिषद देखने को नहीं मिलता, जबकि विधानसभा की बात करें ये सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। विधानसभा है ना, सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है। तो इसमें विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखें न्यायपालिका, तो न्यायपालिका जो व्यवस्था है हमारे भारत में ये एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। यानी कि जैसे आपको यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका दिखाई दे रही है कि केंद्र के स्तर पर भी है, राज्य के स्तर पर भी है, केंद्र के स्तर पर भी है, राज्य के स्तर पर भी है। लेकिन न्यायपालिका की बात करें तो ये एकीकृत व्यवस्था देखने को मिलती है। यानी कि सबसे निचले स्तर पर देखें तो क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अगर इसके न्याय से आप संतुष्ट नहीं है तो उसके ऊपरी यानी कि जो राज्य स्तर पर है कौन सा? हाई कोर्ट, वहां पर अपील कर सकते हैं। इससे भी संतुष्ट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट जो केंद्र के स्तर पर है, सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं? अपना अपील कर सकते हैं। तो न्यायपालिका जो है वो एकीकृत देखने को मिलती है, जबकि विधायिका और कार्यपालिका जो है ये केंद्र और राज्य दोनों ही स्तर पर देखने को मिलता है। अब तो हम यहाँ पर बात कर लिए कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की। इसका कार्य क्या है वो हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विधायिका की बात करें तो इसका कार्य क्या है? विधि निर्माण करना, यानी कि जो भी कानून है, कानूनों को बनाने का जो कार्य है वो विधायिका के द्वारा किया जाता है। और ये जो कानून बन जाते हैं इसका क्रियान्वयन कराना, वो सही ढंग से चल रहा है नहीं चल रहा है, इन सब का कार्य किसकी? कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है। और वो सही से अगर कोई नहीं मान रहा है, अवमानना कर रहा है ना, या फिर किसी के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है, तो इन सब के आधार पर दंड और न्याय देना ये न्यायपालिका का कार्य होता है। तो ये 3 के आधार पर क्या होता है? हमारी शासन व्यवस्था सुचारू ढंग से चलती है। और इसी के क्रम में देखें तो राष्ट्रपति आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा होगा और यहाँ भी, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही जगहों पर राष्ट्रपति हमें पढ़ना है। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि जो विधायिका के सदस्य हैं क्या कार्यपालिका के सदस्य हो सकते हैं, या जो कार्यपालिका के सदस्य हैं वो क्या वो विधायिका के सदस्य हो सकते हैं? तो जी हाँ, हो सकते हैं। जो यहाँ पर सांसद हैं वही सांसद तो मंत्री
मंत्री बनकर कहाँ आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं। तो यहाँ पर जो भी मंत्रिपरिषद में जो भी मंत्री होंगे वो किसके, संसद के ही भाग होते हैं, यानी कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही जगहों पर एक व्यक्ति हो सकता है। जब यहाँ होगा तब सांसद कहलाएगा, जब यहाँ होगा तब वो मंत्री कहलाएगा। ठीक, तो चलिए हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, राष्ट्रपति, और इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक एक चीज को समझते हुए चलेंगे, एक भी प्रश्न हमारे नहीं बचने वाले। ठीक, चलिए सबसे पहले राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, और साथ ही साथ कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो वो भी राष्ट्रपति होता है। ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। अब अनुच्छेदों से, राष्ट्रपति से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं उन अनुच्छेदों से बहुत बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। जैसे अनुच्छेद 52 जो है, इसमें राष्ट्रपति के पद की वर्णन मिलती है, यानी कि राष्ट्रपति का एक पद होगा, ऐसा चर्चा यहाँ पर किया गया है। शक्तियों की बात करें तो ये अनुच्छेद 53 में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित अगर बातें देखें तो वो अनुच्छेद 54 में देखने को मिलता है। ये जो निर्वाचन होगा वो निर्वाचन की रीति किस रीति से होगी, ये अनुच्छेद 55 में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति की पदावधि कितनी होगी उसको देखें तो अनुच्छेद 56 में देखने को मिलता है। पुनर्निर्वाचन है ना, पदावधि समाप्त हो गई तो पुनर्निर्वाचन होगा, तो पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या क्या होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 57 में देखने को मिलता है ना। निर्वाचित होना है अगर किसी को तो उसके लिए अर्हताएं क्या होनी चाहिए, ये 58 में देखने को मिलता है। पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, 59 में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति के द्वारा क्या शपथ या प्रतिज्ञान लिया जाता है वो अनुच्छेद 60 में देखने को मिलता है ना। इनके ऊपर जो महाभियोग चलाया जाता है, महाभियोग अनुच्छेद 61 के अनुसार चलाया जाता है। और मान लीजिए पद की रिक्ति हो गई तो पद की रिक्ति भरने के लिए जो निर्वाचन होगा उसका समय क्या होना चाहिए, या फिर निर्वाचन व्यक्ति है, निर्वाचित व्यक्ति है, उसकी पदावधि क्या होनी चाहिए, ये अनुच्छेद 62 में देखने को मिलता है। तो राष्ट्रपति से संबंधित इतने सारे अनुच्छेद हैं, इन सभी अनुच्छेदों से बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। अब एक एक चीज को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि शक्ति कैसी, निर्वाचन में कौन कौन से भाग लेता है, रीति क्या है, पदावधि क्या है, एक एक चीज़ को डिटेल में देखने वाले हैं। और इतना करने के बाद एक भी प्रश्न आपके नहीं छूटने वाले। ठीक, चलिए माफ़ कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में क्या है, निर्वाचन की बात होती है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन। और निर्वाचन की बात करें तो इनका निर्वाचन डायरेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट का मतलब जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। तो इनका निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष प्रकार का निर्वाचन होता है। किसके द्वारा, निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचक गण के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि आखिर ये निर्वाचक गण कौन है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले याद रखिएगा यहाँ पर हमेशा क्या होगा, देखिए निर्वाचक गण की बात करें तो इसमें कौन कौन भाग लेते हैं। सबसे पहला देखिए तो संसद के दोनों सदन कौन, लोकसभा और राज्यसभा। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये शब्द हमेशा याद रखिएगा, मनोनीत नहीं। मनोनीत क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि मनोनयन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। और जो मनोनयन करेगा, मान लीजिए मेरा मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया तो जब भी वोटिंग होगा तो मैं उनके पक्ष में ही वोट दूंगा, क्योंकि मेरा मनोनयन उनके द्वारा ही किया गया है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर केवल निर्वाचित सदस्यों को ही यहाँ पर भाग लेने का अधिकार है। यानी कि निर्वाचक गण के अंतर्गत कौन से, संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ही निर्वाचित सदस्य होते हैं। अगला राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि वहां पर भी मनोनयन होता है किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। लेकिन वो भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत सिद्ध हो सकता है, इसलिए राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद नहीं। क्यों, क्योंकि विधान परिषद देखा जाए तो सभी राज्यों में नहीं होने के कारण, है ना, सभी राज्यों में नहीं होने के कारण विधान परिषद को यहाँ पर सम्मिलित नहीं किया गया है। तो एक हो गया हमारा लोकसभा राज्यसभा,
ठीक है ना, और दूसरा राज्यों के विधानसभा, और तीसरा देखें तो दिल्ली एवं पुदुचेरी में भी विधानसभा देखने को मिलती है। तो यहाँ दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा हैं, यहाँ के भी जो निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया जाता है। तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 54, निर्वाचन कैसे होता है, जो निर्वाचक गण होते हैं उनमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं वो हमने यहाँ पर समझ लिया। चलिए अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या है, निर्वाचन की रीति, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो किस विधि के द्वारा होगा, क्या प्रक्रिया होगी, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, अनुच्छेद 55 में देखने को मिलता है। अब प्रश्न यहाँ से कई सारे बनते हैं। जैसे सबसे पहला तो प्रश्न यही बनता है कि निर्वाचन की रीति कैसी होती है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार, ये प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए कि निर्वाचन की पद्धति क्या होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसका मतलब क्या हुआ, अनुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी कि जैसे हम यहाँ पर इलेक्शन में जाते हैं वोट देने, तो वोट मान लीजिए 4 उम्मीदवार हैं, तो 4 उम्मीदवारों में से किसी एक को हमने वोट दिया और वहां से चले आए, बाकी 3 के बारे में हमें कुछ नहीं करना। लेकिन यहाँ पर जो होता है इसमें सबको देना है, वोट सबको देना है, लेकिन इसमें क्या होगा कि हमें कौन सबसे ज़्यादा प्रिय है, यानी कि सबसे पहला जो हमारा यहाँ पर देखा जाए, सबसे पहला मत जो है सबसे पहले किसको चुना जाएगा। मान लीजिए ए बी सी डी 4 उम्मीदवार यहाँ पर है, ठीक है ना। अब मान लीजिए मेरा मानना यह है कि यहाँ पर सी को चुना जाए, तो इनको मैं पहला वरीयता दूंगा, है ना। उसके बाद ए को, अगर मान लीजिए ये नहीं हो तो दूसरी वरीयता मैं ए को देता हूँ, तीसरी वरीयता डी को और चौथी वरीयता वी को, यानी कि चारों को ही यहाँ पर वोट देना है, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, वरीयता देना है। इसी को हम बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इस आधार पर इनका निर्वाचन होता है। अब यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर जो विधायक हैं और सांसद है ना, सांसद है, दोनों के मतों का मूल्य कितना होता है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो एक विधायक के मत का मूल्य देखें तो एक विधायक का मत मूल्य कैसे देखने को मिलता है, क्योंकि विधायक देखा जाए तो विधायकों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, हर राज्य में कई सारे विधायक है, और सांसदों की संख्या देखें तो उससे बहुत ही कम होती है। तो दोनों के मत का मूल्य डिफरेंट ना हो, बराबर हो, इसलिए यहाँ पर दोनों के मत को यहाँ पर निकाला जाता है। जैसे एक विधायक के मत का मूल्य देखें तो कैसे निकाला जाएगा, सबसे पहले उस राज्य की कितनी जनसंख्या है, यानी कि उस राज्य की कुल जनसंख्या, और कुल जनसंख्या में उस राज्य विधानसभा की, उस राज्य की जो विधानसभा है, विधानसभा में जितने भी निर्वाचित सदस्यों की संख्या है उससे डिवाइड देने के बाद हम क्या करेंगे, 1000 से भाग देने के बाद विधायक के मत का मूल्य यहां पर निकलता है। समझने का प्रयास करते हैं कैसे। मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है, हम यहां पर ले लिए 10 लाख, ठीक है। किसी राज्य की जनसंख्या 10 लाख हो गई, उस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या हम मान लेते हैं कितनी, 100 हो गई, 100 वहां पर संख्या है, ठीक है ना। अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मत मूल्य जो है ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 10,000 आ रहा है ना, 10,000 आ रहा है, ठीक है ना। अब मत मूल्य जो है इतनी बड़ी कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए इसको छोटा करने के लिए हम इसमें 100 से डिवाइड कर देते हैं, या फिर इसको 1/1000 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 3 जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा 10। तो एक विधायक के मत का मूल्य कितना हो गया यहाँ पर 10, ठीक है ना। कैलकुलेशन में ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन ना हो, इसलिए हम इसमें 1000 से भाग देते हैं, 1/1000 से गुणा कर देते हैं। अब ये तो हो गया हमारे एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालते हैं। उसके बाद एक सांसद सदस्य यानी कि जो सांसद होता है उसके मत का मूल्य कैसे निकलेगा, तो ऐसे करके हमने एक राज्य का निकाल लिया। उसके बाद सभी राज्यों का निकालने के बाद सभी राज्यों के, है ना, जो भी विधायक है उन विधायकों के कुल जो देखा जाए मूल्य है, मतों का कुल मूल्य है, उसमें सांसद के, है ना, संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से डिवाइड कर देंगे। कैसे, फिर से देखते हैं। सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटा में
यानी कि उसमें भाग देंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य संख्या से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक सांसद के मत का मूल्य निकल जाएगा। तो इन दोनों से प्रश्न पूछा गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखा जाए कि राष्ट्रपति आखिरकार चुना किसे जाएगा। जैसे इलेक्शन होता है, मान लीजिए 4 उम्मीदवार हैं, ठीक है ना, किसी को 39% वोट मिला, किसी को 20%, किसी को 22%, किसी को 4%, मान लीजिए ऐसे मिला। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा प्राप्त करेगा वही विजयी होगा, यानी कि जो 39% वाला है ये क्या हो जाएगा, विजयी हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो मात्र केवल 39% लोगों का ही पसंद है ये, लेकिन फिर भी ये विजयी हो गया। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, जितना भी वैध मत होगा, वैध मत में हम 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 50%, और 50% से एक ज़्यादा, 50% से एक ज़्यादा जिसको मत मिलेगा वही राष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूं निर्वाचन की रीति आपको समझ में आई होगी, अनुच्छेद 55 समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं, अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 की बात करें तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि की बात की जाती है, और यहाँ से भी कई प्रश्न बनते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें पदावधि, तो पदावधि कितनी, 5 वर्ष की होती है। कब से, जिस दिन राष्ट्रपति जो है वो अपना पद ग्रहण करेगा उस तारीख से 5 वर्ष तक उसकी पदावधि होती है, 5 वर्ष तक वो राष्ट्रपति होगा। लेकिन इसके संदर्भ में कुछ उप क्लॉज भी है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की बात करें तो ये 5 वर्ष के लिए है, लेकिन इससे पहले वो चाहे तो अपना त्याग पत्र भी तो दे सकता है। तो यहां से भी प्रश्न पूछा गया कि अगर उसे त्याग पत्र देना है तो किसके समक्ष संबोधन करेगा। तो यहां पर देखा जाए तो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा अपना त्याग दे सकता है, यानी कि अपना संबोधन देगा, हस्ताक्षर सहित एक लेख लिखेगा कि हम अपनी पद का त्याग कर रहे हैं, और किसके समक्ष, उपराष्ट्रपति के समक्ष, ठीक है ना। दूसरा यहां पर बात क्या है कि जब राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करेगा, है ना, क्योंकि शपथ जो है, शपथ संविधान को लेकर ही यहां पर दी जाती है, शपथ की भी बातें करेंगे। तो यहां पर संविधान का अगर अतिक्रमण किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो इस अवस्था में अनुच्छेद 61 में क्या हमने अभी देखा, महाभियोग की प्रक्रिया। तो जब संविधान का अतिक्रमण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तो ऐसी अवस्था में अनुच्छेद 61 के उपबंधों के तहत उसके ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया चला दी जाएगी, और उसके माध्यम से भी इसकी पदावधि पहले ही समाप्त कर दी जाएगी। तीसरी बात क्या कहा गया है इसमें कि पद की अवधि, मान लीजिए 5 वर्ष है और 5 वर्ष समाप्त हो गया, लेकिन यहां पर कोई भी उत्तराधिकारी चुना नहीं गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी वह तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, है ना। क्या चीज, मान लीजिए 5 वर्ष का पद का टाइम है और 5 वर्ष समाप्त हो गया, लेकिन उत्तराधिकारी यानी कि जो अगला राष्ट्रपति बनने वाला है उसका चुनाव नहीं हुआ है, तो ये तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। तो ये 3 बातें इसके संदर्भ में प्रमुख है, याद रखिएगा अनुच्छेद 56 के तहत, ठीक। चलिए अगला देखते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, यानी कि पुनर्निर्वाचन हो रहा है, इसमें कौन कौन से व्यक्ति जो हैं उनका पुनर्निर्वाचन हो सकता है। तो इसके संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पहले राष्ट्रपति के पद के लिए चुना जा चुका है या फिर चुना जाएगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होंगे। यानी कि वैसा व्यक्ति जो पहले राष्ट्रपति बन चुका है दोबारा भी चुना जाएगा, और वैसे व्यक्ति जो पहले नहीं बना है वो भी क्या होगा, राष्ट्रपति के पद के लिए पात्र होगा। तो ये बातें याद रखिएगा, अनुच्छेद 57 में ये बातें बोली गई है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अहर्ताएं क्या क्या होनी चाहिए, जो अनुच्छेद 58 में बोला गया है। क्या चीज, अहर्ताएं, इससे भी प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। देखिएगा यहां पर क्या क्या अहर्ताएं हैं, यानी कि यहां पर बोला गया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कोई भी व्यक्ति तभी राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा जब वह भारत का नागरिक हो,
पहला कंडीशन क्या है, भारत का नागरिक हो, दूसरा 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, और तीसरा लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, यानी कि वो सारी गुण हो उसके पास जो एक लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन यहां पर दिए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति में ये 3 कंडीशन होता है तो वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकता है, ठीक है ना। अगला बात यहां पर क्या बोला गया है कि वह लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद, है ना। और ध्यान रखिएगा कि लाभ के पद की बात करें तो मान लीजिए कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, किसी राज्य का राज्यपाल है, केंद्र का या फिर किसी राज्य का मंत्री है, ठीक है ना। ये सभी के सभी जितने भी पद हैं ये लाभ के पद में सम्मिलित नहीं किए जाते, यानी कि किसी राज्य का या फिर केंद्र सरकार का कोई मंत्री है वो भी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अर्हित है ना। राष्ट्रपति है वो भी अर्हित है, उपराष्ट्रपति भी अर्हित है, राज्यपाल भी किसी राज्य का राज्यपाल है वो भी अर्हित है, इसे लाभ के पद के अंतर्गत नहीं रखा जाता, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 58। चलिए अगले पर चलते हैं। अनुच्छेद 59 की बात करें तो अनुच्छेद 59 में क्या है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, यानी कि राष्ट्रपति जो बनेगा, है ना, पद जो है उसके लिए शर्त क्या क्या है। सबसे पहला शर्त देखिएगा, पहला शर्त क्या है कि राष्ट्रपति किसी संसद के सदन का, किसी संसद के सदन का या किसी राज्य विधान मंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। पहला शर्त क्या है कि राष्ट्रपति जो होगा वो किसी भी संसद का, है ना, या फिर किसी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। अगर वो होता है और राष्ट्रपति के रूप में चुना जाता है तो ऐसी अवस्था में जब वह राष्ट्रपति का पद धारण करेगा तो राष्ट्रपति के पद धारण करने के तारीख से किसी भी सदन का अगर वो सदस्य हो, चाहे केंद्र का हो या राज्य का हो, उस पद से क्या समझा जाएगा कि उस पद का वो त्याग कर चुका है, ठीक है ना। ये बात समझ में आई। फिर से, राष्ट्रपति जो है संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन के कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है, यानी कि सदस्य है लेकिन उसने पद ग्रहण कर लिया राष्ट्रपति का, तो उसका सदस्यता वहां से रिक्त समझा जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगली बात क्या है, यहां पर राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वो हमने देखा केवल राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति ही रहेगा, किसी अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर क्या लिखा गया है कि बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। जो राष्ट्रपति भवन है ना, तो वहां पर बिना किराए के वो रह सकता है। और साथ ही साथ राष्ट्रपति की उपलब्धियां एवं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये प्रश्न के रूप में कई बार पूछा गया है, यानी कि राष्ट्रपति का पद मान लीजिए मैंने धारण कर लिया तो मेरा 5 वर्ष का पदावधि है, तो इस 5 वर्ष के दौरान जो भी मेरा वेतन भत्ता होगा, जो विशेषाधिकार होगा, सुविधाएं होंगी, उसमें कमी नहीं की जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी बातें याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 59 के तहत देखने को मिलता है। चलिए अगली बात देखते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 60 में क्या है कि राष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान की चर्चा यहाँ पर देखने को मिलती है। इससे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। सबसे पहले तो प्रश्न ये पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना शपथ किसके समक्ष लेता है, तो याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, है ना। तो राष्ट्रपति जो अपना शपथ लेता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेता है, या अगर वो अनुपस्थित है तो अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष अपना शपथ लेता है, ठीक है ना। किसके सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश वहां पर अनुपस्थित हैं किसी कारणवश, तो वहां पर उपस्थित जितने भी हैं उसमें से उच्चतम न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उसके समक्ष राष्ट्रपति अपना शपथ लेंगे। अब शपथ में बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पर शपथ लेते हैं, क्योंकि इससे भी 1-2 बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो मैं आमुक, यानी कि जो भी व्यक्ति होगा वो अपना नाम लेगा, मैं आमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं, या तो ये बोल सकते हैं, या फिर सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि
फिर से पढ़ता हूं, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूं या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। यह किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ ली जाती है और एक दो बार प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसके संदर्भ में भी ये जानकारी रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन ये याद रखें, मुख्य न्यायाधीश, और जब मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वहां उपलब्ध उच्चतम न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उनके समक्ष। ठीक, चलिए अगले आर्टिकल पर चलते हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 61 और इसके तहत क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 61 में देखने को मिलती है। प्रश्न यहाँ से भी कई सारे बनते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाएगा, कैसे चलाया जाएगा, उसकी चर्चा यहाँ पर देखने को मिलती है। तो पहला है ना, अनुच्छेद 61 का क्लॉज 1 कहता है कि संविधान का जब अतिक्रमण किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा जब संविधान का अतिक्रमण किया जाएगा उसके लिए उनके ऊपर महाभियोग चलाया जाएगा। और महाभियोग की बात करें तो जो अतिक्रमण का आरोप लगाया जाएगा वो किस सदन में लगाया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। तो ये कोई भी सदन, है ना, चाहे हमारा लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संसद के किसी भी सदन में आरोप लगाया जा सकता है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया गया है। ठीक है ना। क्लॉज 2 कहता है कि आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा, है ना, आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि, अब यहाँ पर कुछ शर्तें हैं। अब मान लीजिए राष्ट्रपति पर आरोप लगाने हैं तो आरोप लगाने से 14 दिन पहले ही उनको सूचना देनी पड़ती है कि हम आपके ऊपर ये आरोप लगाने वाले हैं। तो क्लॉज 2 है, उसके तहत जो ए बी है ना, इसमें ए में क्या कहा गया है कि 14 दिन पूर्व लिखित सूचना पहले राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम कितने, 1/4 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके संकल्प प्रस्तावित करने का अपना आशय प्रकट किया हो। यानी कि मान लीजिए लोकसभा में, यहाँ पर लोकसभा की बात करें तो अगर इस सदन में आरोप लगाने की बात हो रही है तो उस सदन में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों का 1/4 भाग, है ना, 1/4 भाग जितने भी सदस्य हैं उसके 1/4 यानी कि 1/4 जो सदस्य हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर करके ये आशय प्रकट किया जाए कि हम आपके ऊपर आरोप लगाने वाले हैं। जब इतने लोग यहाँ पर हस्ताक्षर करके आशय प्रकट करेंगे और 14 दिन पूर्व, तब जाके आगे इसकी प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कहा गया है बी में कि उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया हो। अगर उस सदन की कुल जितनी भी सदस्य संख्या है, अगर उसके 2/3 बहुमत के द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया जाएगा तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगाई जा सकती है। ठीक है ना। 61 के क्लॉज 3 के तहत क्या कहा गया है कि मान लीजिए यहाँ पर ये सारा चीज हो गया, इसके पश्चात क्या होगा कि मान लीजिए एक सदन में ये सारी चीज हो गई, है ना, यहाँ पर 1/4 सदस्यों ने यहाँ पर उनको सूचना भी दे दी कि हम लगाने वाले हैं और 2/3 जो भी यहाँ पर बहुमत है उसके साथ यहाँ पर आरोप लगा भी दिया गया। तो पहले सदन से तो ये पारित हो गया, उसके बाद दूसरे सदन में इसको भेजा जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमने लोकसभा की बात कर ली तो इसे राज्यसभा में भेजा जाएगा और जब राज्यसभा में भेजा जाएगा तो राज्यसभा के द्वारा जो भी राष्ट्रपति पर आरोप लगाया गया है कि संविधान का अतिक्रमण किया गया है तो इसका अन्वेषण किया जाएगा या करवाया जाएगा, है ना, दूसरा सदन उसका अन्वेषण करेगा या करवाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि दूसरा सदन इसका अन्वेषण करेगा या करवाएगा। अन्वेषण में जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं सदस्य, ठीक है ना, अन्वेषण में उपस्थित होने तथा अपनी प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार राष्ट्रपति को होगा। यानी कि जो भी अन्वेषण यहाँ पर होगा उसमें प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार किसके पास, राष्ट्रपति के पास होगा, वो यहाँ पर उपस्थित भी होगा। अब क्लॉज 4 कहता है कि अगर आरोप यहाँ पर सिद्ध हो जाता है, पहले सदन में तो आरोप लग ही गया था, दूसरा सदन यहाँ पर क्या किया, अन्वेषण करवाया और उससे पता चला कि हाँ यहाँ पर संविधान का अतिक्रमण हुआ है, तो ऐसी अवस्था में
क्या होगा कि अगर आरोप सिद्ध हो जाता है और उसके अन्वेषण कराने वाले सदन के कुल सदस्य, यानी कि मान लीजिए राज्यसभा के द्वारा अन्वेषण कराया गया तो जितने भी इसमें सदस्य संख्या है उसके कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में जिस तारीख को पारित किया जाता है उस तारीख से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होगा। तो ये क्या है, महाभियोग चलाने की प्रक्रिया है और इसके माध्यम से राष्ट्रपति को हम उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 62 क्या कहता है। अनुच्छेद 62 में क्या है, राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। यहाँ से भी कई सारे प्रश्न यहाँ पर बन चुके हैं, ठीक है ना। मान लीजिए राष्ट्रपति की पद की रिक्ति हो गई तो उसके पद को भरने के लिए जो निर्वाचन होगा उसके लिए समय कितना होगा, तो वो आपको अनुच्छेद 62 के क्लॉज 1 में देखने को मिलता है। राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति के पूर्व ही निर्वाचन कर लिया जाएगा, यानी कि 5 साल है ना, 5 साल है तो 5 साल समाप्त होने से पहले ही यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया जाएगा, जिससे उत्तराधिकार का पता चल जाए कि अगला राष्ट्रपति कौन यहाँ पर बनने वाला है। और जिस तारीख को पदावधि समाप्त होगी उसके साथ ही यहाँ पर दूसरे राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा, यहाँ पर पद ग्रहण कर लिया जाएगा। दूसरा बात यहाँ पर बोला गया है कि मान लीजिए कोई ऐसी आकस्मिक स्थिति आ जाती है, जैसे कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर वो अपना पद त्याग कर देते हैं या फिर उन पर महाभियोग चलाया गया जिससे पद से हटाया गया उनको, तो ऐसी स्थिति या फिर अन्य कारण जो भी हो जिसकी वजह से रिक्ति अगर होती है तो ऐसी दशा में कहा गया है कि प्रत्येक दशा में जल्द से जल्द यथाशीघ्र क्या किया जाएगा, निर्वाचन किया जाएगा। लेकिन अधिक से अधिक कितना, अधिक से अधिक 6 माह से पहले, है ना, 6 माह बीतने से पहले ही निर्वाचन संपन्न हो जाना चाहिए, 6 माह से पूर्व ही। और जो भी व्यक्ति यहाँ पर निर्वाचित होगा, है ना, जो भी व्यक्ति यहाँ पर निर्वाचित होगा वो अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अनुसार पूरे 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का पद धारण करेगा। यानी कि अनुच्छेद 56 में पदावधि कितना दिया गया है, 5 वर्ष। तो उसी के आधार पर यहाँ पर पुनर्निर्वाचन होता है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अनुच्छेद 56 के तहत वो पूरे अवधि के लिए, पूरे 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति का पद धारण करने का हकदार होगा। ऐसा अनुच्छेद 62 में देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ, और शक्तियों से देखें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलता है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियों को देखें तो मुख्यतः हम 7 भागों में विभाजित करके देख सकते हैं। पहला क्या है, कार्यकारी शक्तियाँ, दूसरा विधायी शक्तियाँ, तीसरी वित्तीय शक्तियाँ, चौथी न्यायिक शक्तियाँ, 5वीं कूटनीतिक शक्तियाँ, 6ठी सैन्य शक्तियाँ और 7वीं आपातकालीन शक्तियाँ। ये सारी शक्तियाँ किसके पास, राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अलावे विवेकाधीन यानी कि विवेक की शक्ति भी इनके पास होता है। कोई निर्णय लेना हो तो अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। अब एक एक करके देखते हैं कि किसके तहत क्या क्या कार्य आता है। ठीक, यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कार्यकारी शक्तियों की। तो कार्यकारी शक्तियों में देखें तो बहुत सारी है, मैंने उतने ही यहाँ पर इंक्लूड किया है जितना परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और जहाँ से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। देखा जाए तो बहुत सारी कार्यकारी शक्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो कार्यकारी शक्तियों में देखिए तो सबसे पहले बात कि भारत सरकार का जो भी कार्य किया जाता है ना, जो पावर जो है ना, पावर किसके पास, प्रधानमंत्री के पास है वास्तविक पावर, लेकिन नाम जो होता है वो किसका, राष्ट्रपति का होता है। तो भारत सरकार के द्वारा शासन संबंधी जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम से कार्य किए जाते हैं। ठीक है ना। कर कौन रहा है, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार, लेकिन नाम किसका वहां पर जाएगा, राष्ट्रपति का। ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर देखें तो सबसे पहला बात आप सभी को पता होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और जब यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो जाती है तो प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य जितने भी मंत्री होता है उन सब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद महान्यायवादी की बात करें तो महान्यायवादी की नियुक्ति भी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और साथ ही साथ जो भी उनके वेतन भत्ते हैं, वेतन भत्ते का निर्धारण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद अगला देखें तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक।
भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त जो हैं इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्य के राज्यपाल जो होते हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष के साथ साथ जो भी सदस्य होते हैं, इन सब की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये सभी चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, ठीक है ना। उसके साथ ही ये भी उनके पास पावर है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र वो घोषित कर सकते हैं। ये सारी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती है। इसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण था तो उतना मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया है। ठीक, चलिए अगले शक्ति के बारे में देखते हैं। अगला शक्ति है विधायी शक्ति, और विधायी शक्ति के अंतर्गत देखते हैं क्या क्या यहाँ पर शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक, चलिए सबसे पहली बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रपति संसद की बैठक बुला सकता है या फिर कुछ समय के लिए संसद की जो कार्यवाही है उसको स्थगित कर सकता है। ये विधायी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसके साथ साथ लोकसभा को विघटित भी कर सकता है। ठीक, और संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है, संयुक्त सत्र होता है, उसका भी आह्वान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो ये संयुक्त अधिवेशन से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो विधायी शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो संसद का संयुक्त अधिवेशन का कभी भी आह्वान कर सकता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला, तो लोकसभा व राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है ना। लोकसभा के कौन होते हैं? अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर सभापति या उपसभापति होते हैं। तो ऐसे यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष या उप अध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि उस लोकसभा में जितने भी सदस्य हैं उन सदस्यों में से किसी को भी अध्यक्ष पद सौंप सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते हैं। अगर इन दोनों पदों की रिक्ति है तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के किसी भी सदस्य को राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो उसको सभापति नियुक्त कर दे। तो ऐसी शक्ति किसके पास है? ऐसी शक्ति राष्ट्रपति के पास है। उसके बाद अगला देखें तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन चारों विषय से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति है, विषय से जुड़े व्यक्ति या फिर जानकार, ठीक है ना। किससे? इससे भी प्रश्न पूछा गया, ध्यान रखिएगा। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, चार क्षेत्र है। इन चार क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्ति हो या फिर कोई भी जानकार हो, उनमें से 12 सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ लोकसभा में बात करें तो लोकसभा में 2 सीट आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए है। तो ये जो लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के जो व्यक्ति हैं, इनका भी मनोनयन कौन? राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक, अगला देखें तो संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है ना। अधिकतर विधेयक जो होते हैं जो संसद के किसी एक सदन में पहले प्रस्तुत हुआ, फिर दूसरे में गया, वहां से भी पास हो गया, तो अंततः राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। लेकिन कई सारे विधेयक ऐसे हैं जिसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति अनिवार्य है। जैसे यहाँ पर देखें सीमा परिवर्तन, है ना, किसी राज्य की सीमा परिवर्तन करना हो तो इसमें सबसे पहले किसकी? राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी होगी, है ना। उसके बाद देखा जाए तो भारत का जो संचित निधि है, संचित निधि से अगर खर्च का कोई बात है, उससे संबंधित यहाँ पर विधेयक है, तो उसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। साथ ही साथ नए राज्यों का अगर निर्माण करना है तो इससे संबंधित भी अगर विधेयक है तो उसमें भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेना अनिवार्य है। तो ये भी विधायी शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। उसके बाद आप सभी को पता होगा कि जब विधेयक संसद से पारित हो जाता है तो उसके पास राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और जब तक वो इस पर साइन ना कर दे, हस्ताक्षर ना कर दे, वो विधेयक कानून नहीं बनता है। और जब राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास कितने ऑप्शन होते हैं? 3। या तो वो उसको स्वीकृति दे दे तो वो कानून बन जाएगा, या फिर अपना विचार देने के लिए, स्वीकृति देने के लिए उसको सुरक्षित रख सकता है, लेकिन कब तक
तक रख सकता है, ऐसा कोई भी प्रावधान यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और तीसरा, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है ना, कोई भी विधेयक पहुंचता है तो पुनर्विचार के लिए लौटा देगा कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, आप पुनर्विचार कर ले। लेकिन पुनर्विचार करने के बाद अगर लौटा दिया जाता है, फिर बिना पुनर्विचार किए ही भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर बाध्य होता है हस्ताक्षर करने के लिए। ठीक है ना। चलिए अंतिम यहाँ पर देखिए, इसमें भी बहुत सारे हैं लेकिन मैंने जो मुख्य है उन सबको यहाँ पर इंक्लूड किया है। संसद के 17 वर्षांत की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कि संसद अभी कार्य नहीं कर रही है, 17 वर्षांत चल रहा है और ऐसी स्थिति में किसी विशेष कानून की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर अध्यादेश जारी किया जाता है और ये भी एक कानून की तरह ही कार्य करता है। तो ये सभी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं। ठीक, माफ कीजिएगा। चलिए अगला शक्ति देखते हैं। अगला शक्ति है वित्तीय शक्तियां, है ना। वित्तीय शक्तियां, और वित्तीय शक्तियों की बात करें तो इसमें क्या क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो वित्तीय शक्तियों में बात करें तो सबसे पहली बात यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि जो भी धन विधेयक है, तो धन विधेयक अगर प्रस्तुत करना है तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है, यानी कि धन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है। साथ ही साथ दूसरा देखें तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो होता है, जिसे हम केंद्रीय बजट के रूप में जानते हैं, तो वार्षिक वित्तीय विवरण जो है उसको संसद के समक्ष रखता है कौन? राष्ट्रपति। उसके बाद अनुदान की अगर मांग होती है तो अनुदान की मांग हेतु राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है। अनुदान की मांग करनी है तो राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक होती है, बिना सिफारिश के अनुदान पास नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। अगला देखें तो भारत की आकस्मिक निधि होती है, जो आकस्मिक निधि यानी कि इमरजेंसी के लिए कुछ धन रखा जाता है, उसी को आकस्मिक निधि कहते हैं। तो भारत की जो आकस्मिक निधि होती है, इससे किसी अदृश्य व्यय यानी कि आपने देखा होगा हमारी बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसियां है ना, तो इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए गुप्त धन, अब कोई जानकारी किसी से लेनी है, खुफिया जानकारी, तो इसके लिए बहुत सारे पैसे देने होते हैं। तो ऐसे जो व्यय होते हैं, ऐसे व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति ऐसी व्यवस्था कर सकता है, किसके लिए? अदृश्य व्यय के लिए। और अगला मुख्य देखें तो केंद्र व राज्य के बीच राजस्व के बंटवारे के लिए क्या करता है? प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन करता है। ठीक है ना, ये भी प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है। तो केंद्र व राज्य के बीच जो भी राजस्व होता है उसका वितरण करने के लिए हर 5 वर्ष में क्या करता है? एक वित्त आयोग का गठन करता है। कौन? राष्ट्रपति। ठीक है ना। तो ये हो गई वित्तीय शक्तियाँ। चलिए अगली शक्तियाँ देखते हैं, न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों की बात करें तो इसमें क्या क्या आता है? जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जो न्यायाधीश होते हैं उन सब की नियुक्ति का अधिकार जो है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ न्यायिक शक्तियों में ये भी आपको पता होगा क्षमादान की शक्ति, यानी कि किसी अपराध के लिए कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध हो चुका है तो ऐसी स्थिति में उसका जो दंड है, दंड को निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, यानी कि दंड को निलंबित कर सकता है, माफ कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है, यानी कि मृत्यु दंड दिया गया है उसको परिवर्तित करके आजीवन कारावास कर सकता है। तो ये सारी शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास होता है। दंड में क्षमादान, प्राण दंड को भी स्थगित कर सकता है, यानी कि फांसी या मृत्यु दंड दिया गया है तो उसको भी राष्ट्रपति स्थगित कर सकता है। ठीक है ना। साथ ही साथ राहत और माफी प्रदान कर सकता है। तो ऐसी न्यायिक शक्तियां भी राष्ट्रपति के पास देखने को मिलती है। ठीक, चलिए अगला शक्ति देखिए। अगला शक्ति कौन सी है? कूटनीतिक शक्ति। और कूटनीतिक शक्ति के अंतर्गत आप सभी को पता होगा कि जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, मोदी जी जाते हैं संधियां कराते हैं, लेकिन ये जो संधियां होती है ये सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम से होता है। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां या फिर समझौते होते हैं वो सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य होती है। बिना संसद की अनुमति के ये
इनके नाम से ये संधियाँ नहीं हो सकती। तो जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि हो या समझौते हो वो सभी के सभी राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। चलिए अगला शक्ति यहाँ पर देखें, सैन्य शक्तियाँ। आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रपति जो है भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च अधिकारी होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है, और इस आधार पर, इस पावर के आधार पर वह थल सेना, जल सेना और वायु सेना, इन तीनों ही सेनाओं के प्रमुखों का नियुक्ति भी इसके द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। तो राष्ट्रपति क्या है, सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति है। ठीक है ना। मान लीजिए कहीं से युद्ध होता है तो युद्ध की घोषणा हो या फिर युद्ध स्थगन का घोषणा हो, ये सभी के सभी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो सैन्य शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के अंतर्गत आती है। उसके बाद यहाँ पर देखें तो आपातकालीन शक्तियाँ जो है, आपातकालीन शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के पास होती है। जैसे वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है अनुच्छेद 356 और 365 के तहत, और वित्तीय आपातकाल लगा सकता है अनुच्छेद 360 के तहत। तो प्रश्न कहाँ से 52, 56 और 60 से पूछे जाते रहे हैं, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और 365 के तहत राष्ट्रपति लगा सकता है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति लगा सकता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली जो हमारे परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, और इतनी सारी चीज़ें कर लेते हैं तो राष्ट्रपति से संबंधित एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटने वाला। ठीक है ना। तो ये जो हमारी सीरीज़ है, सीरीज़ आपको कैसी लगी इसकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दें, और अलग अलग विषयों से जो भी प्रमुख टॉपिक है उन सभी टॉपिकों को इस सीरीज़ के द्वारा, इस सीरीज़ के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते रहूँगा। ठीक है ना। साथ ही साथ करेंट अफेयर की बात करें तो हफ्ते में एक करेंट अफेयर की क्लास जो बिहार से संबंधित होगा आप सभी को आज़ाद बीपीएससी एकेडमी के चैनल पर मिलते रहेगा। ठीक है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।